Very good morning all of you. Welcome to all of you in my RBS डिग्री कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने RBS महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरी क्लास होगी स्टूडेंट्स, वो होगी कीट विज्ञान के बारे में। तो जो कीट विज्ञान का जो सब्जेक्ट है यानी फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, वो है आपके BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में। तो आज जो है मैं फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है आज मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा कीटों में पाए जाने वाले पंख के बारे में, यानी इंसेक्ट विंग्स के बारे में। यानी पंख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंसेक्ट विंग्स बोलते हैं। तो पंखों के बारे में, इंसेक्ट विंग्स के बारे में मैं आपको डिटेल से जो है वो पढ़ाऊँगा। तो कीटों के जो पंख होते हैं, मुख्यतः जो है कीट में जो है वो 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, यानी 2 पेयर ऑफ विंग्स आर फाउंड इन द इंसेक्ट बॉडी। यानी कीटों के शरीर में 2 जोड़ी पंख जो है वो पाए जाते हैं। और कीटों के शरीर में एक जो पंख होते हैं, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है कीटों के लिए। कीटों के जो पंख होते हैं उससे मोस्टली कीट जो क्या करते हैं, वो जो है वो शिकार को पकड़ने का काम, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट होने का काम जो है वो, और अपने जो है वो मेटिंग के लिए उपयोग करते हैं, तमाम प्रकार के साउंड प्रोडक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा जो है वो अपने पंखों के माध्यम से जो अपना तापमान, शरीर के जो तापमान होता है उसको जो है वो नियंत्रित करते हैं। साथ साथ जो है शरीर को प्रोटेक्शन का काम करते हैं, शरीर को ढक करके रखते हैं और उड़ने काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होने का काम करते हैं। तो ये कई प्रकार के जो है वो कार्य जो होते हैं वो इंसेक्ट विंग के माध्यम से, कीट अपने पंखों के माध्यम से जो है वो करते हैं। यानी कीटों के शरीर में पंख का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो होता है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, इसकी कैसे इसका शिराविन्यास कैसा होता है, इनकी बनावट कैसी होती है, कैसे क्या होते हैं। तो मोस्टली जो पंख होते हैं वो एक प्रकार से बाह्य कंकाल के द्वारा जो है वो बने होते हैं। यानी ये आउटग्रोथ, बॉडी का आउटग्रोथ स्केलेटन के माध्यम से इनका जो है वो निर्माण होता है। ये एक प्रकार के जो है वो क्यूटिकुलर प्रोटीन होती है, उसके द्वारा जो है वो इनके पंख जो है वो निर्मित होते हैं। यानी जो पंख होते हैं वो क्यूटिकल प्रोटीन के द्वारा जो है वो क्यूटिकल यानी जो देह भित्ति होती है उसमें जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, क्यूटिकुलर प्रोटीन, जिसको काइनेटिन के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा इन पंखों का निर्माण जो है वो होता है। तो मोस्टली जैसे आप जो है वो क्यूटिकल के बारे में पढ़े हैं, देह भित्ति के बारे में पढ़े हैं इंसेक्ट के, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार के देह भित्ति के समान, एक क्यूटिकल परत के समान पंख का भी जो है वो निर्माण इंसेक्ट के बॉडी में होता है। और ये भी अलग अलग परतों में जो है वो विभाजित होती है। जैसे आपको जो है वो क्यूटिकल लेयर, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी जैसे क्यूटिकल में कई प्रकार की परतें होती हैं, जैसे क्यूटिकुलिन और एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसी प्रकार से ये तीनों परत जो है वो आपके पंख में भी, इंसेक्ट के विंग्स में भी जो है वो पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये पंख जो होती है वो आउटग्रोथ जो है बॉडी की होती है, जो कि कहाँ पर स्थित होती है, जो कि कीट के थोरेक्स में स्थित होती है। यानी कीट के वक्ष में जो है वो इनकी पंख जो है वो स्थित होती है। कभी कभी एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि कीट के जो पंख होते हैं वो किस भाग में पाए जाते हैं। तो कीट के जो पंख होते हैं वो मोस्टली थोरेक्स यानी वक्ष में पाए जाते हैं। कीटों का जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से भाग होते हैं? आपके सिर, वक्ष और उदर, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो जो इनका आपके जो थोरेक्स पे ही जो इनका थोरेक्स होता है, वक्ष होता है, उसी में जो है वो विंग्स पाए जाते हैं। कीटों के विंग्स जो है वो वहीं से डेवलप होते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि थोरेक्स में किस भाग पे? थोरेक्स 3 भागों में होता है, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। तो पंख कहाँ पर स्थित होते हैं? मेसो एंड मेटाथोरेक्स पे स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? मेसो एंड मेटाथोरेक्स पे जो है वो पंख जो है वो स्थित होते हैं। यानी मध्यवक्ष जो होता है वहाँ पर वो जो है वो स्थित होते हैं। और पंख जो है वो 2 प्रकार के पंख होते हैं, यानी 2 जोड़ी होते हैं, ठीक है ना। 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। तो 2 जोड़ी में एक जोड़ी जो पंख होते हैं उन्हें हम अग्रवक्ष कहते हैं, अग्र पंख कहते हैं, हाइंड विंग्स, ठीक है ना। जो आगे के पंख होते हैं उनको हाइंड विंग्स या अग्र पंख के नाम से जानते हैं, और जो पीछे के पंख होते हैं उन्हें पश्च विंग
या फिर फोर विंग्स के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पंखों को जो है वो अलग अलग प्रकार से जो है वो जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम और डिटेल से आपको पढ़ाते हैं कि पंख कैसे सिरा विन्यास होता है, पंख कैसे बने होते हैं, किस इंसेक्ट में किस प्रकार के पंख जो है वो पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्डर होते हैं जिसमें पंख अनुपस्थित होते हैं, उनके बारे में भी आपको जो है वो बताऊंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंसेक्ट विंग्स यानी कीट के जो है वो पंख जो है वो, तो इमेज है ये, इसी माध्यम से जो है वो ऐसे ही कीटों में जो है वो पंख पाए जाते हैं। कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। कितने पेयर? 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, ठीक है, आर फाउंड इन इंसेक्ट। और दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो सिराएं आप देख रहे हैं ये क्या होती हैं? ये होती है विंग वेन्स। क्या होती हैं? विंग वेन्स, विंग्स वेन्स, ठीक है ना। ये विंग वेन्स होती हैं और इसमें मोस्टली क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं एयर सैक, ठीक है ना, एयर सैक यानी हवा के छिद्र। तो ये जो सिराएं होती हैं पंख के अंदर, इन्हीं से क्या होता है? पंखों के अंदर हवा का आवागमन जो है वो होता है, ठीक है ना। तो आइए डिटेल से हम जानते हैं इसके बारे में कि सबसे पहले हम जानेंगे कि पंख होता क्या है, ठीक है ना। तो कीटों में प्रायः 2 जोड़ी पंख मिलते हैं। हालांकि कुछ गणों में जो है वो जैसे थाइजोन्यूरा और प्रोच्यूरा, डिप्लूपुरा तथा कोलेम्बोला ये अनुपस्थित होते हैं, जबकि कुछ में एक जोड़ी जो है वो दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली जो है वो कीटों में 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जैसे थाइजोन्यूरा, प्रोच्यूरा, डिप्लूपुरा और कोलेम्बोला। इसमें क्या होता है? विंग क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी पंख जो है वो नहीं पाए जाते हैं। कभी आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस ऑर्डर में पंख अनुपस्थित होते हैं, जैसे प्रोच्यूरा, डिप्लूपुरा, कोलम्बोला और थाइजोन्यूरा, ये भी ऑप्शन में आपको दिखाई दें तो वहां पर आप टिक कर देंगे कि इसमें पंख जो है वो नहीं पाए जाते हैं। देयर आर ऑर्डर्स ऑफ द विंगलेस इंडेक्स ऑर्डर। निम्नलिखित में विंगलेस इंसेक्ट ऑर्डर जो है वो कौन से हैं? तो अगर इसमें कोई आपका एग्जाम्पल दिखाई देता है तो उसमें आप बराबर जो है वो टिक करेंगे। इसके बाद पंख बाह्य भित्ति आउट ग्रोथ के रूप में नोटम की पार्श्व सतहों लैटरल मार्जिन से निकलते हैं, जो कि मध्य तथा पश्चवक्ष पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। तो जो पंख होते हैं वो आउट ग्रोथ होते हैं, इजुअल कौन है? बाहरी ग्रोथ उनकी होती है, बाह्य ग्रोथ होते हैं, और वो मध्यवक्ष से जो है निकलते हैं, और जिसे हम नोटम कहते हैं। यानी जो उनका मीडिएटर होता है, जो लैटरल मार्जिन होता है, जो मध्यवक्ष होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नोटम के नाम से भी जानते हैं। तो मध्य तथा पश्चवक्ष, ठीक है ना, मध्यवक्ष तथा पश्चवक्ष जो है वो आपके नोटम से निकलते हैं, ठीक है। पंख कहाँ से निकलते हैं? थोरेक्स से निकलते हैं। मेजो एंड मेटाथोरेक्स से जो है वो विंग्स जो है वो निकलते हैं, ठीक है ना। लैटरल मार्जिन क्या कहते हैं? नोटम कहते हैं। लैटरल मार्जिन को नोटम भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। ये आपका जो है वो पंख का जो है वो सिरा विन्यास, पंख का जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये क्या है आपका? स्ट्रक्चर ऑफ विंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ विंग्स यानी पंख का जो है वो संरचना होती है। कीटों में जो पंख होते हैं वो इस प्रकार की संरचना के जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसी संरचना जो है वो पंख में पाई जाती है। तो इधर से क्या होता है? सबसे पहले इसका जो होता है, और ये अलग अलग इसके जो है वो भाग होते हैं। पहला जो पार्ट होता है जिसे हम जुगम कहते हैं। जुगम क्या होता है? जुगम एक बेसल पार्ट होता है। क्या होता है? बेसल पार्ट ऑफ विंग्स। यानी कभी आपसे पूछा जाए कि पंख का सबसे आधारी भाग क्या होता है, तो आप बिल्कुल टिक करेंगे कि आपका जो जुगम होता है, इंसेक्ट में जो जुगम होता है, वो सबसे जो है वो बेसल पार्ट जो है होता है। तो इसमें जो है वो इसके माध्यम से क्या होता है कि ये जो है सबसे किनारे होते हैं, और जहाँ पर जो है इनका जो है वो ये विंग्स होते हैं। विंग्स का जो है जो थोरेक्स से जुड़ा होता है, जुगम किसको बोलते हैं? जो थोरेक्स से जुड़ा हुआ भाग होता है उसे जो है वो जुगम कहते हैं। और जो थोरेक्स से और विंग्स के बीच में जो एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमरल एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरल एंगल, ठीक है ना। तो यानी जो थोरेक्स से
और विंग्स के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमरल एंगल के नाम से जो है वो जानते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे इसमें जो वेन्स दिखाई दे रही हैं, ये जो सिराएं दिखाई दे रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विंग्स वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विंग्स वेन्स। ठीक है ना। ये विंग्स वेन्स क्या होती हैं, विंग वेन जो होती हैं, जो ये सिराएं होती हैं, इन्हीं से जो है वो ऑक्सीजन और जो आपका जो है ब्लड होता है वो जो है वो सर्कुलेट होता है इंसेक्ट के विंग में। यानी कीटों के जो पंख होते हैं, पंख में हवा का और जो रक्त होता है उसका संचरण किसके माध्यम से होता है, वेन्स के माध्यम से होता है प्रत्येक भाग में। और इसके जो भाग होते हैं, जैसे ये क्या है, ये आपका बेसल सेल है, ठीक है ना, बेसल सेल होता है, ये आपका कोस्टल मार्जिन होता है, ये डिस्कल सेल होती हैं, ये पेस्ट्रोटिग्मा, यहाँ पर जो एक सिरा होती है उसे पेस्ट्रोटिग्मा बोलते हैं। और इसके बाद ये एनाल वेन्स होती हैं, ये जो वेन्स होती हैं जो आपकी आधारी वेन्स से जो जुड़ी होती हैं उसे एनाल वेन्स कहते हैं। ये आपकी वेनरल लूप्स होती हैं, ये जो वेन्स होती हैं वो होती हैं वेनाल फोल्ड होती हैं। और ये जो आधारी सिराएं होती हैं, आधारी सिराओं को एनाल मार्जिन कहते हैं। और ये जो आपके जो मुख्य जो आगे की तरफ पंख जो है वो 3 प्रकार के एंगल बनते हैं। पहला होता है एपिकल एंगल, दूसरा होता है एपिकल मार्जिन, और तीसरा जो होता है वो एनाल मार्जिन होता है। इनका जो है वो अलग अलग मुख्य तीन प्रकार की मुख्य सिराओं में कीट के जो अग्र जो भाग होते हैं उसको जोड़ा गया है। वो होती है रेडियस, दूसरा होता है मीडिया और क्यूबिटस। इसके बारे में डिटेल से आगे जो है आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये सारे इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं उसके जो है वो भाग होते हैं। जो ये सिराएं होती हैं, इसी से ऑक्सीजन जो है वो इन्हीं सिराओं में ऑक्सीजन जो है भर करके वो प्रत्येक पंख के प्रत्येक भाग में जो है वो सप्लाई होता है, ठीक है ना। और सबसे पहले जब इंसेक्ट के विंग्स का विकास होना स्टार्ट होता है तो ये जो सिराएं होती हैं, ये जो मुख्य सिराएं होती हैं, ये दीवार के रूप में आपस में जुड़ी होती हैं। और जब इसमें ये सब वेन्स का जितनी भी ये सिराएं हैं, जो जो आपके जो है वो विंग्स वेन्स हैं, ये जो है जब इनका विकास होता है तो ये दोनों जो सिराएं हैं वो आपस में फैलने लगती हैं और बीच में जो है कई सारी सिराएं जो है वो निकल आती हैं। इन सिराओं के माध्यम से एक कीट के पंख में हवा एवं ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो होता है, ठीक है ना। अब मैं आगे बात करूंगा पंखों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ विंग्स, ठीक है ना। इनकी रचना सरल होती है जो कि डोर्सल एवं वेंट्रल लैमेला में मिलकर बने होते हैं, इंटीग्यूमेंट से मिलती जुलती हैं, ठीक है ना। तो वैसे क्या होता है, जो इंसेक्ट विंग्स होते हैं, कीटों के जो पंख होते हैं, वो तो इंटीग्यूमेंट यानी आपकी क्यूटिकल लेयर से जो है वो देह भित्त जो है वो मिलती जुलती हैं। इसमें भी जो है वो देह भित्त की तरह ही, देह भित्त के समान ही संरचना इसकी भी पाई जाती है। इसमें भी अलग अलग परतें जो है वो देह भित्त के समान भी जो है वो होती हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि वेंट्रल लैमेला, डोर्सल और वेंट्रल लैमेला मिलकर बने होते हैं। इनकी जो रचना होती है वो डोर्सल एवं लैटरल जो है व्यू से दोनों से मिलकर के जो है वो बनी होती है, जिसे हम एक प्रकार से आपके इंटीग्यूमेंट से जो है वो बिल्कुल मिलती जुलती है। इसमें साधारण रूपांतर होता है, सिंपल मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है ना। तो सिंपल मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, कीटों में 2 प्रकार के रूपांतरण होते हैं, एक सिंपल मेटामॉर्फोसिस, एक होता है कि आपके इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सिंपल मेटामॉर्फोसिस को कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी जो है वो कहते हैं। तो ऐसे कीटो होते हैं जिसमें पूर्ण जीवन चक्र होता है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, जिसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, वो होता है सिंपल मेटामॉर्फोसिस, जिसको हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, 3 ही अवस्थाएं होती हैं, एग, निम्फ और एडल्ट। यानी जैसे हम लोगों के मनुष्य के जीवन काल में कई सारी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। जैसे आपका जो है वो आपकी किशोरावस्था होती है, फिर आपका जो है वो आपका युवावस्था होती है, फिर आपके जो है वो आप किशोरावस्था, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, फिर आपका जो है वो जो युवावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। कई प्रकार की जीवन में कई चक्र होते हैं। उसी प्रकार से कीटों में भी कई अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उनके जीवन चक्र कई अलग अलग होती हैं, जिसको एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो जिसमें पूर्ण जीवन चक्र होता है, यानी जिनका जीवन चक्र
4 अवस्थाओं में बटा होता है वो सिंपल लाइफ साइकिल या कम सिंपल मेटामॉर्फोसिस, सिंपल रूपांतरण या सरल रूपांतरण कहते हैं। और जिनका जीवन चक्र 3 अवस्थाओं में बटा होता है, एग, निम्फ और एडल्ट, उसको हम जो है वो अपूर्ण रूपांतरण या फिर इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल जो है वो कहते हैं। ठीक है ना। तो जिसमें कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है, जैसे आपका मॉथ होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, इनमें क्या होता है, कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है। तो इन सब में जो है वो सिंपल जो है वो मेटामॉर्फोसिस जो है वो आसानी से हो जाता है। लेकिन जो आपका इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल वाले कीट होते हैं, जैसे आपका ग्रासहॉपर हो गया, अन्य माहू हो गए, ठीक है ना, निम्फ हो गए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत जो है वो समय लग जाता है। तो इस प्रकार से इनका जीवन चक्र जो है वो अलग अलग फॉर्म में जो है वो बटा होता है। ठीक है। हेलो, हाँ, अभी क्लास में हूँ। इस प्रकार से जो है वो इसके बाद ये प्रायः तीसरे स्तर में खोखली तथा चपटी कलिकाएं देह भित्ति जुड़ी रहती हैं तथा उसी के बाहर की ओर रूपांतरित होती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो विंग्स होते हैं वो मोस्टली तीसरे स्टार में डेवलप करते हैं। कीटों में मोल्टिंग क्रिया होती है, एक क्यूटिकल को छोड़ते हैं और दूसरी परत को जो है वो ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। जैसे जो है वो कोई सांप होता है अपनी झिल्ली को छोड़ता है, वैसे भी कीट अपनी वृद्धि विकास के लिए एक झिल्ली को धारण करता है, यानी प्रोटीन की बनी हुई एक झिल्ली को धारण करता है और पुरानी झिल्ली को छोड़ता है। उसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है, झिल्ली को क्यूटिकल बोलते हैं, और ये जो क्रिया होती है कीटों में पुरानी को छोड़ना और नई को धारण करना, ये होता है मोल्टिंग। और इस क्रिया के बीच जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। ठीक है ना। तो लगभग तीसरे स्टार में कीटों के जीवन काल में जो तीसरा स्टार होता है उसमें क्या होता है, पंख निकलना जो है वो प्रारंभ जो है वो होते हैं। तो ये 2 दीवारों से बनी होती हैं तथा बीच के रिक्त स्थान में बहुत सी श्वास नलिकाएं जो है वो तैरती रहती हैं। क्या होता है कि उसी बाहर के रूपांतरित होने लगती हैं। ठीक है ना। तो खोखली, तो ये जो नलिकाएं होती हैं, खोखली चपटी जो नलिकाएं होती हैं, इनका विकास तीसरे स्टार में होता है। और ये नलिकाओं, इन 2 नलिकाओं के बीच में जो है क्या होता है, श्वास नलिकाएं होती हैं। कौन सारी होती हैं, श्वास नलिकाएं, जिसको क्या कहते हैं, ट्रैचिए कहते हैं। तो ये ट्रैचिए जो है वो इन 2 नलिकाओं के बीच में स्थित होती हैं। फिर जैसे जैसे जो है वो इंसेक्ट का वृद्धि होता है, डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे क्या होती हैं, ये सांस नलिकाएं आपस में बढ़ती हैं और जो दो जो है वो नलिकाएं हो, 2 सिराएं होती हैं, वो फैलने लगती हैं और बीच में जो श्वास नलिकाएं होती हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। ऐसे पंख का जो है वो विकास जो है वो होता है। ठीक है ना। तो देह भित्ति से बनने के कारण इनकी दीवारों में भी वही क्यूटिकल, एपिडर्मिस तथा आधारी झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन की परतें होती हैं। तो जैसे देह भित्ति यानी क्यूटिकल की अलग अलग परतें जो होती हैं, अलग अलग जो है परतें, अलग अलग लेयर्स जो होती हैं, उसी प्रकार से जो है विंग्स में, पंखों में भी अलग अलग लेयर जो है वो अलग अलग परतें पाई जाती हैं। जैसे कि आपका क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी आधारी झिल्ली। तो ये 3 परतें जो है वो विंग्स में यानी पंख में पाई जाती हैं। जैसे जैसे पंख बढ़ते हैं, दोनों दीवारों का स्थान पंख गुहा कम होता जाता है तथा स्थान स्थान पर कई जगह दोनों की आधारी झिल्लियाँ मिल जाती हैं तथा पंख गुहा केवल श्वास नलिकाओं की ओर शेष रह जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कीटों में जो है वो जैसे जैसे जो है वो पंख का विकास होता है, पंख बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है कि जो 2 कोशिकाएं, 2 सिराएं जो है वो 2 नलिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, उनके बीच में श्वास नलिकाओं का विकास होता जाता है और उन दोनों नलिकाओं की दूरी आपस में बढ़ती जाती है और श्वास नलिकाएं पूरे बंग में जो है वो, जैसे पेड़ पौधे की शाखाएं फैल जाती हैं, वैसे ही इनकी जो सिराएं होती हैं, जो श्वास नलिकाएं होती हैं, वो पेड़ पौधों की डालों की तरह, टहनियों की तरह, ब्रांचेज की तरह पूरे में फैल जाती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो संरचना होती है आपके पंखों की। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, जैसे ये क्या है, ये एक सिरा है, ये क्या है, ये फर्स्ट सिरा है और ये क्या है, ये सेकंड है। ठीक है ना। तो ये 2 नलिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, ट्यूब्स। ये 2 क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं और इनके बीच में जो है
इनके बीच में जो है ये जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी श्वास नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? श्वास नलिकाएं। ये क्या है? आपके श्वास नलिकाएं, ठीक है ना, एयर सैक। तो ये क्या होते हैं कि ये एयर सैक होते हैं। तो ये नलिकाएं जो है जब आपस में फैलने लगती हैं तो ये जो एयर सैक होते हैं इसमें हवा भरती है, तो इनका जब विकास होता है तो ये जो वह ये दो नलिकाएं होती हैं ये आपस में फैलने लगती हैं, और ये श्वास नलिकाएं जो है वो पूरी शाखाओं की तरीके से, ब्रांच की तरह से, पेड़ पौधों में जैसे डालें होती हैं, शाखाएं होती हैं कि यहाँ से देखिए कम है और यहाँ पर क्या होता है, पूरा फैल जाती हैं। पूरे पंखों में जो है वो एक डालों की तरह से, पेड़ पौधों की शाखाओं की तरीके से पूरे पंख में ये डालें जो है वो फैल जाती हैं, और इन डालों के अंदर ये जो सिराएं होती हैं ये पूरे पंख में हवा का संचार करती हैं, ऑक्सीजन का, ब्लड का संचार जो है वो करती हैं, ठीक है ना। इन सिराओं के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग इनको बांटा गया है, ये भी मैं डिटेल से आगे जो है वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और एक चीज़ है, ये सिराएं जो है वो आपस में जब निकलती हैं तो कहीं ना कहीं ये आपस में क्रॉस करती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस करती हैं तो क्रॉस करने वाले भाग को क्या बोलते हैं? क्रॉस वेन्स बोलते हैं, ठीक है ना, क्रॉस वेन्स। ये जितनी भी सिराएं होती हैं आपस में जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जहाँ पर आपस में मिलती हैं, उसे हम क्रॉस वेन्स या आड़ी नलिकाएं जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है इनका स्ट्रक्चर जो है वो होता है, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, सबकोस्टा, रेडियस और मीडिया। ये भी मैं आगे आपको डिटेल से जो है वो बताता हूँ। इसके बाद अब इन जगहों पर श्वास नलिकाओं के चारों ओर क्यूटिकल की परत मोटी होकर पंख सिराओं, विंग्स वेन्स का निर्माण जो है करती हैं। तो ये श्वास नलिकाएं जो होती हैं, श्वास नलिकाओं के चारों ओर जो है वो ये क्यूटिकल जो परत होती है मोटी, ये सिराएं क्या करती हैं? विंग्स वेन का जो है वो निर्माण इसमें करती हैं, ठीक है ना। यानी जितनी भी ये सिराएं होती हैं ये श्वास नलिकाओं के रूप में विकसित होकर के विंग्स वेन्स का यानी पंख की सिराओं का निर्माण जो है वो करती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक पंख सिरा में श्वास नलिका की शाखा व तंत्रिका शाखाएं तथा रक्त जो है वो भरा होता है। तो प्रत्येक पंख की जो सिरा होती है वो न्यूरो सिस्टम का काम भी करती हैं, यानी आपके न्यूरो सिस्टम, न्यूरॉन सेल भी होती हैं, और आपकी श्वास नलिकाएं भी होती हैं, और ब्लड के सर्कुलेशन का भी ब्लड जो है वो पंखों में कार्य जो है वो करती हैं। तो इस प्रकार से कई सारी इसमें पतली पतली जो है वो सिराएं होती हैं। इसके अलावा जब पंख पूर्ण विकसित हो जाता है तो एपिडर्मिस भी दोनों परतें मिल जाती हैं तथा यह केवल श्वास नलिका के चारों तरफ ही शेष रह जाती हैं और बाकी जगहों पर विलीन हो जाती हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि तो इस प्रकार से जब पूर्ण पंख विकसित हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। एपिडर्मिस दोनों परतें जो है वो आपस में मिल जाती हैं। तो जब एपिडर्मिस की दोनों परतें आपस में मिल जाती हैं तब जो है वो केवल जो श्वास नलिकाएं होती हैं, श्वास नलिकाओं क्या बोलते हैं? ट्रैचिया। जो ट्रैचिया होती हैं यानी श्वास नलिकाएं होती हैं केवल वही बचती हैं, बाकी जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो गायब हो जाती है और बिल्कुल साइड में हो जाती है, और बीच में कई सारी शाखाएं श्वास नलिकाएं ही केवल दिखाई जो है वो देती हैं। तो पंख जो है वो एक पारदर्शी होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है, और उसमें सारी सिराएं जो है आपस में आप ध्यान से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी आप देख सकते हैं आसानी से। इसके बाद फलस्वरूप क्यूटिकल की भी ऊपरी तथा निचली परत मिल जाती है और पंख पर जो है वो क्यूटिकल उपांग, क्यूटिकुलर अपेंडेजेस बन जाता है। केवल सिराओं में एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है कि जो एपिडर्मिस सेल होती है वो सिराओं के अंदर सिकुड़ करके बिल्कुल रह जाती है और केवल श्वास नलिकाएं ही बचती हैं। और ये चीज़ क्या है? क्यूटिकुलर अपेंडेजेस, क्यूटिकुलर उपांग का जो है वो निर्माण जो है वो करते हैं। इसके अलावा ये सिराएं पंख के आधार से सिरे तक जाती हैं। कहाँ जाती हैं? पंख के आधार से, ठीक है ना। पंख का जो आधार होता है, जो बेस होता है, वहाँ से ये शाखाएं निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? ये जो है वो सिरे तक जाती हैं। यानी जो लास्ट पार्ट होता है,
मुख्य सिरा होता है वहाँ तक ये पंख जो है वो बिल्कुल सिराएं जाती हैं। जैसे कोई पेड़ पौधा जो है वो जड़ से निकलता है और उसकी शाखाएं जो है ऊपर बिल्कुल ऊपर तक फैली होती हैं, उसी प्रकार से पंख में पेड़ पौधों की शाखाओं की तरह ही जड़ से निकलते हैं। शाखाएं जो मुख्य शाखाएं होती हैं वो बिल्कुल सिरा तक ऊपर तक जो है वो जाती हैं, पंख के इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, इनमें कुछ आड़ी क्रॉस वेन्स दिशा में फैलती हैं तो कुछ एक सिरा दूसरी सिरा को जोड़ती हैं। ये शाखाएं क्या होती हैं, कुछ आपस में जो है एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, क्रॉस वेन डेवलप हो जाती हैं, और कुछ जो है वो एक दूसरे सिरा को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल जो है वो अलग अलग प्रकार से जैसे पेड़ पौधों में शाखाएं होती हैं उस प्रकार से जो है फैली होती हैं, कोई एक दूसरे से जुड़ी होती है, कोई एक दूसरे को कहीं क्रॉस करती है, उस प्रकार से जो है वो ये जो है वो दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। आगे हम जानेंगे कि विंग वेनेशन क्या होता है। पंखों में सिरा विन्यास यानी विंग वेनेशन क्या होता है, पंखों की जो सिराएं होती हैं, जो पंखों की जो विंग्स वेन्स होती हैं उनका जो है वो कैसा विन्यास होता है, यानी वो कैसी जो है वो कितनी कौन कौन से उसमें शाखाएं होती हैं, कैसे वो फैली होती हैं, उप शाखाएं कौन सी होती हैं, वो इसमें आप जानेंगे। ठीक है, तो पंख के संपूर्ण सिरा तंत्र को सिरा विन्यास अथवा न्यूरेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो जितना भी पंख का जो संपूर्ण जो है वो उसका सिरा तंत्र होता है, पूरा वेन सिस्टम जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सिरा विन्यास या अथवा न्यूरेशन के नाम से जानते हैं। सिरा विन्यास भी कहते हैं या फिर उसे न्यूरेशन के नाम से भी जाना जाता है। और सिरा विन्यास से वर्गीकरण की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषताओं का पता चलता है। ठीक है ना, तो सिरा विन्यास से ही क्या होता है, जब विंग्स वेन का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसी प्रकार से उसी से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि अन्य कौन कौन सी जो है वो पंख में कौन कौन सी सिराएं हैं, कौन कौन सी उपशिखाएं हैं, उनके बारे में जो है वो डिटेल से हमको जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से कॉमस्टॉक और नीधम 1898, ठीक है ना, कॉमस्टॉक और नीधम जो थे, जो इंटरमोलॉजिस्ट थे, आपके कीट वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1898 ईस्वी द्वारा प्रतिपादित शब्दावली का प्रयोग और जाना। ठीक है ना, 1898 में नीधम और कॉमस्टॉक ने विंग वेन्स का स्टडी किया था और बहुत सारी जो है वो कई सारी शाखाओं का उनके बारे में डिटेल से जो है वो पता किया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं कि उन्होंने पंख में पाई जाने वाली श्वास नलिकाओं का विस्तृत अध्ययन किया और पाया कि सामान्य रूप से ये सिराएं ही स्थितियों में होती हैं। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पंख की जो है वो जितनी भी श्वास नलिकाएं हैं उसका गहराई से अध्ययन किया और श्वास नलिकाओं की कई प्रकार के शाखाएं जो होती हैं उनको भी उन्होंने आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो किया था। इन्होंने उनका विस्तृत अध्ययन करके एक ऐसे परिकल्पित प्रकार के शिरा विन्यास की रचना की जिससे अनुमानतः सभी प्रकार की किस्में जो है वो उत्पन्न हुई थी। ठीक है ना, तो उन्होंने इस प्रकार से सभी का अच्छे से अध्ययन करके एक ऐसे जो है वो सिरा विन्यास की परिकल्पना की, ऐसा निचोड़ निकाला कि जितने भी प्रकार के पंखों में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार की जो है वो विंग्स कीटों में पाए जाने वाले पंख होते हैं उसका जो है वो एक निचोड़ जो है वो सभी का कॉमन रूप से एक निचोड़ जो है वो तैयार किया था। ठीक है ना, तो इसके बारे में डिटेल से क्या होता है कि इन्होंने क्या किया था, कॉमस्टॉक और नीधम का शोध कार्य सिरा विन्यास की व्याख्या का आधार है। ठीक है ना, तो मेन जो आधार है सिरा विन्यास का वो है कॉमस्टॉक और नीधम का, लेकिन मार्टिनो और टिलियार्ड के अनुसंधानों के कारण इसमें परिवर्तन भी देखा गया। इसके बाद जो है मार्टिनो और जो टिलियार्ड थे इन्होंने कई अलग अलग अध्ययन किया, तो कुछ इन्होंने थोड़ा बहुत बदलाव किया था, लेकिन जो बेस है इसका आधार है वो दिया था कॉमस्टॉक और नीधम ने ही। लेकिन कॉमस्टॉक तथा नीधम के अनुसार प्रारंभिक सिरा विन्यास दो नलिकाओं से विकसित होता है। कैसे होता है, दो नलिकाओं से विकसित होता है, यानी इनके अनुसार क्या था कि जो प्रारंभिक सिरा विन्यास होता है कीटों में, जो उनके वेन्स में, जो उनके पंख में प्रारंभिक सिरा विन्यास होता है वो दो मुख्य सिराओं से विकसित होता है। ऐसा किसने कहा था, कॉमस्टॉक और नीधम ने। ठीक है, ये क्या कहता है, ये श्वास नलिकाएं पंख के आधार के पास
एक आगे और दूसरे पीछे की ओर होती हैं एवं इनकी शाखाएं पंखों में जाती हैं। ठीक है ना। तो ये जो शाखाएं होती हैं, मुख्य शाखाएं होती हैं, ये श्वास नलिकाओं में पंख के आधार पे होती हैं। कहाँ पर होती हैं? पंख के आधार पर होती हैं। और एक क्या होती है आगे और दूसरी क्या होती है पीछे होती हैं। तो ये जो शाखाएं होती हैं वो थोरेक्स में होती हैं, अगर थोरेक्स और मध्य थोरेक्स में जो है वो स्थित होती हैं। ठीक है ना। तो एक आधारी भाग होती है और एक पश्च भाग होती है। ये जो है वो आगे बढ़ करके कई सारी श्रृंगाओं में जो है वो विकसित हो जाती हैं। इन दोनों श्वास नलिकाओं से तीन कुल 6 शिराएं निकलती हैं। तो ये जो दो मुख्य आधारी शिराएं होती हैं ये आगे चल के कई सारी शिराओं में विकसित हो जाती हैं। तो इन दो शाखाओं से तीन शाखाएं निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? तीन शाखाएं जो है वो निकलती हैं। दो शाखाओं से तीन शाखाएं निकलती हैं। इस प्रकार से 6 जो है वो मुख्य शाखाएं हो जाती हैं। यानी दो शिराओं से जो है वो तीन शाखाएं निकलती हैं, जिससे 6 मुख्य शिराएं हो जाती हैं, जिसको हम जो है वो प्रिंसिपल वेन्स के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है ना। तो ये मुख्य शिराएं कौन कौन सी होती हैं? 6। पहले क्या होती है? कोष्ठा होती है। पहली जो शिरा होती है उसे क्या बोलते हैं? कोष्ठा। दूसरा होती है वो मीडियस होती है। तीसरा जो पहली कोष्ठा होती है, दूसरा रेडियस होती है, तीसरा मीडियस होती है और चौथा जो है वो क्यूबिटस होती है, और पांचवा पेल्टिमेट होती है और छठवा अल्टीमेट होती है। तो ये जो निधम और कॉमस्टाक ने 6 प्रकार की कोशिकाएं विकसित की। 2 मुख्य सिराओं से जो है वो 6 प्रिंसिपल वेग जो है वो तीन सिराओं को निकाला। तीन सिराएं जो निकली होती हैं, यानी 6 सिराएं जो निकली होती हैं उन्हें हम प्रिंसिपल वेन्स कहते हैं। और ये प्रिंसिपल वेन कौन कौन सी होती हैं? कोस्टा, रेडियस, मीडियस, क्यूबिटस, पेनिलटम और अल्टीमेट। ये 6 प्रकार की जो है वो शाखाएं होती हैं। अब इसके बारे में डिटेल से आप जानेंगे। ठीक है। तो ये फिगर के माध्यम से मैं इसके बारे में जो है वो डिटेल से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, सी जिसको देख रहे हैं, ये क्या है? कोष्ठा है। क्या है? कोष्ठा। ये क्या है? आपका कोष्ठा है। क्या है? कोष्ठा। ठीक है। दूसरा क्या है? सब कोष्ठा। ठीक है, जिसको हम एस से निरूपित करते हैं। कोष्ठा को किससे? सी से निरूपित करते हैं, सब कोष्ठा को एस सी से। और रेडियस ये तीसरी शाखा है। ये क्या है? पहली शाखा। ये क्या है? दूसरी शाखा। ये क्या है? आपकी तीसरी शाखा। और ये क्या है? आपका मीडियस क्या है? चौथी शाखा। और ये क्यूबिटस क्या है? 5वीं शाखा। ठीक है ना। और छठवीं आपका ये है एनाल। ठीक है, यानी प्रियंटम। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ वैज्ञानिकों ने एनाल को भी बताया है, इसलिए इसका भी नाम जो है वो दिया गया है। ठीक है। तो कोष्ठा जो होती है उसे सी से निरूपित करते हैं, सब कोष्ठा को एस से निरूपित करते हैं, रेडियस को आर से निरूपित करते हैं। देख रहे हैं आप, रेडियस है ये। और ये जो आपका मीडिया है उसे एम से निरूपित करते हैं, और क्यूबिटस को सी यू से करते हैं। किससे करते हैं? सी यू से। ठीक है। और एनाल को किससे करते हैं? ए से करते हैं। तो इस प्रकार से ये जितनी भी आप शाखाएं देख रहे हैं, सी यानी ये क्या है? कोष्ठा है। ये क्या है? सब कोष्ठा है। रेडियस में 3 शाखाएं हैं, R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जितनी भी शाखाएं हैं क्या है? रेडियस हैं। ये रेडियस है, ये R4 है। ठीक है ना। ये सारी क्या है? रेडियस है। ये आपका रेडियस है। और M1 क्या है? ये आपका मीडिया है। ठीक है ना। मीडियस क्या है? ये है। ये जितनी शाखाएं होती हैं वो आपकी मीडिया है। और ये क्यूबिटस यहाँ से स्टार्ट होती है, क्यूबिटस CU1, CU2। ठीक है ना। ये जितनी हैं आपकी वो क्या है? क्यूबिटस है। और ये जितनी हैं आपकी वो मीडिया की हैं, मीडिया है, क्यूबिटस है। ये आपकी जितनी शाखाएं हैं वो एनाल की हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जितनी भी सिराएं हैं वो अलग अलग जो है वो मुख्य सिराएं होती हैं। जैसे आपका कोष्ठा, सबकोष्ठा, रेडियस, आपका मीडिया, क्यूबिटस और एनाल। ठीक है। तो ये जो है सिराएं होती हैं, अलग अलग 6 सिराओं में इसको बांटा गया है, जो मैंने आपको बता दिया। उनके अलग अलग अक्षर से उनको निरूपित करते हैं। जैसे सी है C1, C2, C3 दे दिया गया है। एम है तो M1, M2, M2। रेडियस है तो R1, R2, R2, 4। तो जितने भी ये हैं इस प्रकार से इनको दर्शाया गया है। और ये आपस में जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसको क्रॉस वेन जो है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस वेन्स। ठीक है, यानी आड़ी सिराएं को बोलते हैं। ये क्या है?
आपके क्रॉस वेन, क्रॉस वेन्स। अब मैं आगे इसके बारे में और डिटेल से कि ये सभी मुख्य सिराएं आधार के पास एक एक उपशाखा को जन्म देती हैं। ये जितनी भी मुख्य सिराएं होती हैं वो आधार के पास किसको जन्म देती हैं? एक एक उपशाखा को जो है वो जन्म देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उपसिरा कहते हैं, सबवेंस कहते हैं। तो जितनी भी ये 6 प्रकार की मुख्य सिराएं होती हैं वो एक एक सबवेंस को जन्म देती हैं, उपसिराओं को जन्म देती हैं, जिसे सबवेंस जो है वो कहते हैं। जिस समय पंख मुड़ता है तो मुख्य सिरा ऊपर की ओर तथा उपसिराएं नीचे की ओर होती हैं, जिसके लिए मुख्य सिराओं को प्लस तथा निम्न सिराओं को माइनस कहते हैं। ठीक है ना। तो जब पंख उड़ता है तो मुड़ता है, तो जब उड़ता है तो जो ऊपरी शाखाएं होती हैं, जो मुख्य सिराएं होती हैं, उसे प्लस कहते हैं, धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और जो नीचे की सिराएं होती हैं उसको ऋणात्मक चिन्ह से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो उड़ता है तो जो मुख्य सिराएं होती हैं वो ऊपर होती हैं और जो निचली सिराएं होती हैं वो नीचे होती हैं, तो उसको प्लस और माइनस से जो है वो हम प्रदर्शित जो है वो करते हैं। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, कुछ आप माइनस देख रहे हैं, ठीक है, और कुछ में आप प्लस देख रहे हैं। तो जो ऊपर की सिराएं हैं उसको प्लस कहते हैं और जो नीचे की सिराएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? माइनस कहते हैं। इस प्रकार से प्लस माइनस से हम इसको जो है वो निरूपित करते हैं। ठीक है। इस प्रकार ये सिराएं क्रम से धन के बाद ऋण और ऋण के बाद धन के रूप में मिलती हैं। ये सिराएं पहले धनात्मक प्लस वाली यानी मुख्य सिराएं होती हैं, फिर जो है वो उपसिराएं होती हैं, ठीक है, जो इनका ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक इस प्रकार से इनका जो है वो सिराओं का क्रम जो है वो होता है। ठीक। इसके बाद मुख्य सिरा आधार के पास हमेशा धन होती है, परंतु आगे 2 भागों में जो है वो विभाजित होने से ऊपरी शाखा धन और निचली शाखा ऋण जो है वो कहलाती है। इसके अलावा उपर्युक्त प्रकार का काल्पनिक सिरा विन्यास जो तो किसी भी कीट में नहीं मिलता है, प्रत्येक कीट में कुछ सिराएं कम भी होती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं वैसा ही सिरा विन्यास प्रत्येक कीट में नहीं पाया जाता है। कुछ कीटों में ये सिरा विन्यास भी अलग अलग होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो 6 शाखाएं होती हैं, लेकिन कुछ जो उप शाखाएँ होती हैं वो कीटों में जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। किसी में मुख्य शाखाएं ज़्यादा होती हैं, किसी इंसेक्ट के विंग्स में, पंख में मुख्य सिराएं जो है वो कम भी हो सकती हैं। मानी इनकी संख्या जो है वो अलग अलग कीटों में घट बढ़ जो है वो सकती है। ठीक है ना। लेकिन जनरली ये पाई जाती है। और कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ इंटोमोलॉजिस्ट ने जो है वो 7 सिराओं का मुख्य सिराएं मानते हैं। तो कुछ जो है वो जो कीट वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है वो सिराओं को 7 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? जैसे आपके प्रीकोस्टा, कोस्टा, सब कोस्टा और रेडियस। ठीक है ना। प्रीकोस्टा, कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस। ठीक है ना। इसके बाद मीडिया, आपका क्यूबिटस और एनाल। इस प्रकार से 7 शाखाओं में जो है वो इसको बांटा है। इसके बाद क्रॉस वेन क्या होती हैं? मुख्य सिराओं को आपस में मिलाने वाली सिराओं को आड़ी सिराएं कहते हैं। ठीक है ना। जो मुख्य शाखाओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, क्रॉस करने का काम करती हैं, उसे आड़ी सिराएं या क्रॉस वेन जो है वो कहते हैं। ये सिरा कौन कौन सी होती हैं? निम्न होती हैं, जैसे कोष्टा तथा सब कोष्टा। जो कोष्टा सिरा होती है और सब कोष्टा जो सिरा होती है उसको मिलाने वाली सिरा को ह्यूमरल कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरल कहते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये कई सारे कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। यानी जो कोष्टा और सब कोष्टा, कोष्टा सिरा और सब कोष्टा सिरा को जो मिलाने वाली सिरा होती है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमरल कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरल कहते हैं। और सब रेडियस तथा मीडियस को मिलाने वाली सिरा को रेडियो मीडियल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो मीडियल जो है वो कहते हैं। ठीक है। सब रेडियस और मीडियस को मिलाने वाली जो सिरा होती है, सब रेडियस और मीडियस सिरा को मिलाने वाली जो सिरा होती है उसे क्या कहते हैं? रेडियो मीडियल सिरा जो है वो कहते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको रिमाइंड करके रखिएगा। आगे इसी प्रकार से जो मीडियस और एंटीरियर की M2 तथा M3, मीडियस और एंटीरियर की को जोड़ने वाली जो सिरा होती है उसे मीडियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियल। तो जो मीडियल सिरा आप देख रहे थे वो क्या करती है? मीडियस और एंटीरियर को जो मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं? मीडियल जो है वो कहते हैं। अगला क्या है? जो मीडियस को क्यूबिटस से मिलाती है,
मीडियस सिरा को क्यूबिटल सिरा से जोड़ते का काम करती है, और उसे क्या कहते हैं, तिरछी सिरा या मीडियो क्यूबिटल जो है वो कहते हैं। ठीक है ना, जो मीडियस और क्यूबिटस को जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियो क्यूबिटल सिरा जो है वो कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वो इसका सिरा विन्यास जो है वो इंसेक्ट के पंख का जो है वो होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, कई सारे एग्जाम में अक्सर आपसे जो है वो क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जाते हैं, एकेडमिक में भी कई बार इससे क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो इसका जो है वो आगे भी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसका मैं आगे क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये क्लास जो है, जो भी हम आपको लाइव या यूट्यूब पे जो भी पढ़ा रहे हैं आपको आपके एकेडमिक से या फिर कंपटीशन लेवल से, उसको बिल्कुल आप जो है वो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को जोड़ने का काम करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इसका जो है वो लाभ जो है वो मिल सके, और आप सब भी जो है वो कुछ अच्छी एक नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी बिल्कुल लगे रहिए, ताकि आपको अच्छे नंबर से सफलता जो है वो ज़रूर मिल सके, और हम लोगों की जो हमारी टीम है आरबीएस की, उसकी मेहनत का जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।